हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 12th क्लास में बिजनेस स्टडी में हमारा जो सेकंड यूनिट है व्यावसायिक वातावरण, उसमें पढ़ने वाले हैं भारत में व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण यूनिट में हमने अभी तक पढ़ लिया व्यावसायिक वातावरण से क्या अर्थ है, व्यावसायिक वातावरण के कौन कौन से घटक हैं। उसमें हमने देख लिया कि व्यावसायिक वातावरण के दो भाग हैं, एक आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। इसी प्रकार से हमने देखा बाहरी वातावरण के फिर दो भाग हैं, एक सूक्ष्म और एक व्यापक। इनके हमने तत्वों को भी अच्छी प्रकार से पहले वाले वीडियो में हमने समझा। इसके बाद में हम देख रहे थे ये वाला चैप्टर, भारत में व्यावसायिक वातावरण क्या है। सन 1991 में तत्कालिक सरकार ने देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए। अब ये आर्थिक सुधार कार्यक्रम कौन कौन से हैं और इन आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इन सारी बातों पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेरा जो पहला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो उसमें हमने देखा कि 1991 में तत्कालीन जो सरकार थी उसे आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों आवश्यक हुआ। तो उसमें हमने बहुत सारे कारण देखे कि उस समय हमारा जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही संकट में थी। उस समय खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई थी और भी ऐसे बहुत सारे कारण थे जिससे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। हमारे देश के जितने भी सरकारी उपक्रम थे वह सभी घाटे में चल रहे थे, सरकार के ऊपर बोझ बन गए थे और हमारे देश का जो उस समय का जो राजकोषीय घाटा वो भी बढ़ गया था। हमारे जो गैर विकासात्मक व्यय बढ़ गए थे। तो इन सभी कारणों से देश में सरकार को आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू करना पड़ा, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब हो रही थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को सुधारने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो लोन अवेलेबल कराने वाली संस्थाएं हैं उनसे लोन लेने के लिए हमारे देश की सरकार को कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़े और ये आवश्यक कदम ही सन 1991 की नई आर्थिक नीति कहलाती है। तो सन 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए, तो उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम उसमें से देख रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक है उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। हमने पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा मेरा, उसमें हमने उदारीकरण को समझा। उदारीकरण का मतलब होता है सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देना, उनमें कुछ छूट देना, ये कहलाता है उदारीकरण। सरकार के द्वारा उदारता उपयोग करना। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ और 1951 को 1951 से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ हुई। तब से 1991 तक हमारे देश की सरकार ने सरकारी उपक्रमों में भारी निवेश किया, बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन हमारे देश के जितने भी सरकारी उपक्रम थे इन्होंने उस पैसे से हमारे देश में उसका जो प्रोडक्शन जो होना था उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, घाटे में जाने लगे, बीमार व्यवस्था में चलने लगे, जिसको हम बोलते हैं रुग्ण अवस्था में चलने लगे। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी अपनाई। तो उदारीकरण में सरकार ने निजी क्षेत्र के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगाए थे उन सारे प्रतिबंधों में ढील दी गई, उनको हटा दिया गया। अब हम देखते हैं उदारीकरण के बाद हम निजीकरण देखते हैं कि निजीकरण से क्या आशय है। तो निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। तो ये निजीकरण शब्द में आ रहा है, मतलब सरकारी उपक्रमों का या सरकारी तंत्र का निजीकरण कर देना। जितना भी सरकार का है वह निजी हाथों में सौंप देना, ये कहलाता है
निजीकरण करना। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला कि निजीकरण के अंतर्गत उसका आशय 4-5 शब्दों में बताया है कि निजीकरण से क्या आशय है। अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेना। अर्थव्यवस्था का कोई सा भी क्षेत्र हो, वो सरकार से रिलेटेड है, सरकार से संबंधित है, मतलब सरकार से जुड़ा हुआ है, तो सरकारी संबद्धता को उस क्षेत्र से वापस ले आना, सरकार के द्वारा उस क्षेत्र से अपना हाथ खींच लेना, ये कहलाता है निजीकरण। दूसरा, सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय करना, ये भी कहलाता है निजीकरण। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का अपनिवेश करना। अपनिवेश करना मतलब सरकार अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करती थी, पैसा लगाती थी, अब सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में पैसा लगाना बंद कर दिया। फिर रुग्ण सार्वजनिक इकाइयों को बंद कर देना। रुग्ण मीन्स बीमार, जितनी भी बीमार इकाइयां हैं सरकार की, इकाइयां मतलब कंपनियां, उपक्रम, सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, जितनी भी कंपनियां हैं जो बीमार हालत में चल रही है, बीमार हालत में चल रही है मतलब कि जिस प्रकार से बीमार व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, काम नहीं करता है, काम नहीं बनता उससे, इसी प्रकार से सरकार के जितने उपक्रम हैं, कंपनियां हैं जो लाभ नहीं कमा रही है और उल्टा सरकार का पैसा खर्च कर रही है, ऐसी इकाइयों को बंद कर देना, क्लोज कर देना, उनका विक्रय कर देना। ये सभी बातें किसके अंतर्गत आती है? निजीकरण के अंतर्गत आती है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे निजीकरण का मतलब क्या होता है। अब सरकार के द्वारा निजीकरण के अंतर्गत कौन कौन से उपाय किए गए? सबसे पहला है आरक्षण से मुक्ति। आरक्षण मतलब ये SC ST OBC जनरल वाला आरक्षण नहीं, यहाँ पर आरक्षण से मतलब होता है सरकार के द्वारा अधिकांश उद्योगों को अपने क्षेत्र में रखा गया था, उसको निजी हाथों में नहीं सौंपा गया था। लेकिन 1991 में जो औद्योगिक नीति बनी, इस नीति के अंतर्गत सरकार ने केवल 2 ही उद्योगों को अपने पास रखा, बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। लाइसेंस फ्री मतलब कि केवल 2 ही उद्योग सरकार ने अपने क्षेत्र में रखे, बाकी सभी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इन उद्योगों से व्यापार कर सकती है, उद्योगों का संचालन किया जा सकता है। 2 उद्योग कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा वाला और रेल प्रचालन वाला। परमाणु ऊर्जा और रेलवे वाला, ये 2 ही उद्योग ऐसे हैं जो सरकार ने अपने पास रखे हैं, बाकी सारे उद्योगों को सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया गया। तो पहला उपाय सरकार ने आरक्षण से मुक्ति कर दी। दूसरा है शेयरों का अपनिवेश। सरकार ने क्या किया? जितनी भी सरकारी कंपनियां थी, उन सरकारी कंपनी के शेयर निजी कंपनियों को बेच दिए, उनमें पैसा लगाना सरकार ने बंद कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपनिवेश। फिर तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग, विशेषकर राज्य द्वारा संचालित उद्योग जो निरंतर घाटे में चल रहे हैं, उनका सरकार विनिवेश कर रही है, अर्थात उन्हें निजी हाथों में बेच रही है। इन कंपनियों के जो शेयर है, इन कंपनियों को सरकार प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। विनिवेश करना मतलब सरकार इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इनके शेयर बेच रही है और उससे सरकार को इनकम हो रही है, डबल इनकम हो रही है कि पहले सरकार इनमें निवेश करती थी, अब सरकार का निवेश का पैसा तो बच गया, दूसरा सरकार इनके शेयर बेच करके इनसे पैसा ले रही है, तो सरकार को डबल इनकम हो रही है। एक तो इन्वेस्टमेंट का पैसा बच गया और दूसरा उल्टा पैसा सरकार को मिल रहा है। चौथा रुग्ण इकाइयाँ। सन 1991 की नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक जितनी कंपनियां थी उनको भी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दायरे में ले आया गया। पहले जो सार्वजनिक कंपनियां थी उनको इस बोर्ड के अंतर्गत नहीं लाया जाता था, लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं इनको भी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा। और इससे क्या होगा? ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि ये इकाई रुग्ण है, इसे बंद करना चाहिए कि इसको निजी हाथों में बेच देना चाहिए।
इससे इन कंपनियों के ऊपर नियंत्रण लगाया गया। फिर है समझौता ज्ञापन। समझौता ज्ञापन में कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया गया कि या तो आप प्रॉफिट कमा कर दीजिए या फिर इन कंपनियों को बेच दिया जाएगा। समझौता किया गया, एक प्रकार से इन्हें लक्ष्य दिया गया। और नवरत्नों के लिए नीति, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली सरकार की कंपनियां हैं उन कंपनियों को सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया कि ये सरकार के नवरत्न है। इस प्रकार से सरकार ने निजीकरण के ये उपाय किए। अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। या फिर भारत की जो आयात निर्यात नीति है या व्यापार करने की जो नीति है या औद्योगिक नीति है, इसके संबंध में जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सारे प्रतिबंधों को हटा देना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। देखिए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण का सामान्य रूप से आशय है पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने से है। पूरा विश्व एक सत्ता के रूप में, जिस प्रकार से भारत में एक सत्ता है उसी प्रकार से पूरा विश्व एक सत्ता के रूप में मानना। इसमें सभी बाधाओं को हटा दिया जाता है, मतलब इसमें सभी बाधाओं को हटा दिया जाता है। जिस प्रकार से एक देश के अंदर एक सत्ता काम करती है, एक सरकार काम करती है, वो एक देश के ऊपर जो नियम लागू करती है, इसी प्रकार से पूरे विश्व को एक सत्ता मानना और सारे बाधाओं को हटा देना। विश्व बाजार में जितनी भी बाधाएं हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने संबंधी जितनी बाधाएं आती है उन सारी बाधाओं को हटा देना, जिससे कि बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सके। बाजार की शक्तियां मतलब मार्केटिंग करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उत्पादन करने वाली, विपणन करने वाली, आयात निर्यात करने वाली, विक्रय करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, पूंजी निर्माण करने वाली, ये सारी शक्तियां स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। क्यों? क्योंकि बाधा नहीं होगी तभी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर पाएंगे। इस प्रकार वैश्वीकरण शब्द से तात्पर्य क्या है? विश्व एक बाजार के रूप में, विश्व एक बाजार के रूप से होता है कि विश्व क्या है? एक बाजार है। और इससे क्या होगा? वैश्वीकरण में विश्व के वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का स्वतंत्र आवागमन होता है। जब बाधाएं हट जाती है तो एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, और एक देश की संसाधन तकनीकी टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे देश में उपयोग की जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक उनका आवागमन होता है वैश्वीकरण से। तो बहुत सारे फायदे हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। जो वैश्वीकरण है किन किन तत्वों से प्रभावित होता है, या वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? तो सबसे पहला है प्रतियोगिता, कंपटीशन। जो पूंजीवादी अर्थ प्रणाली है, पूंजीवादी मतलब जो पूंजीपति लोग हैं, तो पूंजीवादी अर्थ प्रणाली जो है उनकी एक प्रमुख संस्था प्रतियोगिता होती है, मतलब उनमें कंपटीशन होता है। इस प्रतियोगिता के कारण अनेक कंपनियों को विदेशों में नए बाजार ढूंढने पड़े, और जब इनमें कंपटीशन होता है तो इन कंपनियों को दूसरे देशों में नए नए बाजार ढूंढना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें नए नए मार्केट ढूंढना पड़ता है। और यदि किसी देश की सरकार वैश्वीकरण को नहीं अपनाती है तो उस कंपनी को दूसरे देशों से कंपटीशन वो नहीं कर पाएगी। और इसलिए ये प्रतियोगिता जो है, ये जो पूंजीवादी अर्थ प्रणाली में जो कंपटीशन चलता है वैश्वीकरण से, वो दूसरे देशों में नए बाजार ढूंढते हैं, और इस प्रतियोगिता में ही उत्पादन व विपणन की नई नई विधियों का विकास होता है। इस कंपटीशन से ही एक कंपनी दूसरी कंपनी की अपेक्षा बेस्ट तरीके से उत्पादन करती है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है विश्व के अन्य कंपनियों के समक्ष टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इसलिए वो बेस्ट विधि से उत्पादन करते हैं और बेस्ट विधि से मार्केटिंग भी करते हैं, वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं। तो पहला जो प्रभावित करने वाला, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाला पहला तत्व कौन सा हो गया? प्रतियोगिता, कंपटीशन। हमेशा कंपटीशन से ही व्यक्ति आगे जाता है। यदि व्यक्ति में कंपटीशन की भावना नहीं होगी तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, नई नई चीज़ों का आविष्कार नहीं होगा। हमेशा नई चीज़ का आविष्कार कंपटीशन से ही होता है। जब प्रतियोगी भावना होगी
तभी व्यक्ति नए तरीक़ों को अपनाता है, नई विधि को अपनाता है, नई प्रोसेस को अपनाता है। उसी से टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है। चलिए, दूसरा है बाजार। वस्तु की किस्म के लिए नई मांग, परिवर्तित होती रुचि व फैशन तथा वस्तु के छोटे जीवन चक्र ने कंपनियों को वैश्वीकरण के लिए प्रेरित किया है। कि कंपनियां वैश्वीकरण को अपनाना क्यों चाहती है? क्योंकि वस्तु की किस्म के लिए नई नई मांग आती है। हर रोज़ एक नई वैरायटी के साथ कस्टमर दुकान पर आता है कि मुझे इस टाइप की वस्तु चाहिए। उसकी रुचि बदल जाती है, फैशन बदल जाती है, और वस्तु का जो जीवन है कैसा होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। वस्तु का जीवन चक्र छोटा होता जा रहा है। आज हम टीवी खरीदते हैं, 5 साल के बाद में एक नई टीवी हमारे सामने आ जाती है, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। उसका जीवन काल कितना हो गया? 5 साल हो गया। पहले हमारे घरों में 20-20 साल तक एक ही टीवी उपयोग की जाती थी, और आज हम जो टीवी खरीदते हैं 5 साल के अंदर वो टीवी ओल्ड हो जाती है। उसे हमें मजबूरन निकालना ही पड़ता है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये सब कारण के कारण कंपनियों को बाजार जो वैश्वीकरण है उसको अपनाना पड़ता है, उसको प्रभावित करता है। तकनीक, आज हम अभी मैंने बात करी टेक्नोलॉजी की, कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में तकनीक की भूमिका प्रमुख रही है। टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। अब वैश्वीकरण में कौन कौन से घटक आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं? सबसे पहला, रुपए का अवमूल्यन। भाई, वैश्वीकरण अपनाने के लिए सरकार ने क्या किया, ये कहलाते हैं वैश्वीकरण के घटक। तो पहला तत्व है वैश्वीकरण का कि सरकार ने क्या किया? रुपए का अवमूल्यन किया। हमने उदारीकरण में ही पढ़ा था कि 1991 में सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत रुपए का मूल्य 20% कम कर दिया, रुपए का अवमूल्यन कर दिया। दूसरा, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। रुपए को दूसरी मुद्रा में बदलने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध थे, तो सरकार ने नए नए नियम बना करके रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया, बहुत आसान बना दिया। तीसरा है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या कर दिया कि भारतीय कंपनियों को विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, कि भारत की कंपनियां विदेशों में जॉइंट इंडस्ट्री स्थापित कर सकती है, संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकते हैं, संयुक्त स्कंद प्रमंडल जिसको बोलते हैं कंपनियां, वो स्थापित कर सकती है। चौथा है विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी नियमों में सुधार। सरकार ने क्या किया कि जो विदेशी इक्विटी है, विदेशी इक्विटी मतलब विदेशी जो लोग हैं वो भारत की कंपनियों में अधिकतम 40% तक निवेश कर सकते थे, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। 1991 की औद्योगिक नीति में इस निवेश को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 51% कर दिया गया। ये 40% को हटाकर कितना कर दिया गया? 51% कर दिया गया। और अब तो ये कितना हो गया? 100% हो गया, कि वह 100% तक इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। फिर अगला वैश्वीकरण में अगला कदम सरकार के द्वारा कौन सा उठाया गया? आयात निर्यात नीति। आयात निर्यात नीति मतलब उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की थी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध लागू करना, कम से कम प्रतिबंध लगाना, अधिक स्वतंत्रता देना और कम से कम प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना। ये आयात निर्यात नीति की पॉलिसी थी कि कम से कम नियंत्रण रखना, अधिक स्वतंत्रता देना और कम से कम प्रशासनिक नियंत्रण रखना, और उसी से आयात निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा। यदि निर्यात कब बढ़ेगा? जब हम कम से कम उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, तभी निर्यात बढ़ेगा। फिर अगला कौन सा है? विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में विनियोग की छूट। अधिक से अधिक विदेशी पूंजी निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष विनियोग करने की छूट प्रदान कर दी गई, कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं
वो भारत के पूंजी बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें छूट दी गई। ये विनियोगकर्ता अब सभी प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकेंगे। पहले कुछ लिमिटेड ही जो प्रतिभूतियाँ थी उनमें इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब वो किसी भी प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकते हैं। परंतु ऐसा करने से पूर्व इन्हें सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जो सेबी संस्था है उस सेबी संस्था में इन्हें अपना पंजीयन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद ये भारत में कोई सी भी प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकते हैं। और कर ढांचे में सुधार, ये हम सभी को मालूम है कि सरकार ने उस समय भी कर ढांचे में सुधार किया था, और अब तो हमारे यहाँ सरकार ने एक ही कर ढांचा लगा दिया, जीएसटी। ठीक है, तो सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत बजट में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्कों में व्यापक राहत की घोषणा कर दी। मतलब जो सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क मतलब उत्पादों के ऊपर जो शुल्क लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, इनमें सरकार ने उस समय बहुत सब्सिडी दी, लोगों को, व्यापारियों को राहत दी, तथा कर ढांचे को अधिक विवेकीकृत करने की दिशा में कदम भी उठाए। तो ये सभी किसके अंतर्गत कदम उठाए गए? वैश्वीकरण के अंतर्गत कदम उठाए गए, और इन्हें हम बोलते हैं वैश्वीकरण के घटक। ठीक है, आगे चलते हम आर्थिक वातावरण में सुधार हेतु नए आर्थिक सुधार कि जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों में मिला करके सरकार ने आर्थिक सुधारों में कौन कौन से कदम उठाए, उनसे क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ये तीनों प्रकार के जो कदम उठाए इससे क्या सुधार हुआ। तो ये सभी सारी तीनों जो चीज़ें हमने पढ़ी, इन तीनों का सार है। उदारीकरण में जो कदम उठाए गए, निजीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, और वैश्वीकरण के जो कदम उठाए गए, उन सारी चीज़ों का अब हम सार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है, नई औद्योगिक नीति लागू की गई। सन 1991 में सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति में सरकार ने क्या किया? सभी उद्योगों को फ्री कर दिया सरकारी क्षेत्र से, और केवल 2 उद्योगों को सरकार ने अपने पास रखा। एक कौन सा? परमाणु, और दूसरा रेल प्रचालन। ये 2 उद्योगों को अपने पास रखा, बाकी सारी उद्योगों को सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया। ये नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार ने फैसला लिया। दूसरा, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी गई, तथा विभिन्न उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को और सरल बना दिया गया। इन उद्योगों के अतिरिक्त गैर सूचीगत कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक एक कंपनी की पूंजी में 5% के स्थान पर अब 10% तक निवेश कर सकते हैं। मतलब MRTP अधिनियम में सरकार ने संशोधन किया गया। हम यदि शॉर्ट में इस पॉइंट को लिखना चाहें तो सबसे पहला कि सरकार ने नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या केवल 2 कर दी गई। दूसरा पॉइंट लिखने जाएंगे तो सरकार ने नई औद्योगिक नीति में MRTP अधिनियम में संशोधन किया गया। तीसरा पॉइंट लिखने जाएंगे तो सरकार ने 1993 में एक अध्यादेश जारी करके विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। चौथा पॉइंट लिखने जाएंगे तो नई औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी इक्विटी की जो अधिकतम संख्या कितनी कर दी? 100% तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं, भारत की कंपनियों में 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और लघु क्षेत्र जो है, लघु क्षेत्र में जो उनकी निवेश की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई, और भी उससे जो लघु उद्यम है उनमें सामग्रियों में आरक्षित वस्तुओं की संख्याओं में जो 20 तक नीचे लाया गया। तो इस प्रकार से नई औद्योगिक नीति में हम 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों की संख्या कितनी कर दी? केवल 2 कर दी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया सरकार ने MRTP अधिनियम में संशोधन किया गया। तीसरा पॉइंट हो गया सरकार ने विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम में संशोधन किया गया। चौथा, सरकार के द्वारा विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा 100% तक कर दी गई। पांचवा पॉइंट,
सरकार के द्वारा जो लघु उद्योग है उनकी निवेश की सीमा 5 करोड़ तक कर दी गई। इस प्रकार से हम ये 5 पॉइंट जो हैं इसके लिख सकते हैं, एक एक लाइन के 5 पॉइंट की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा ये 5 कदम उठाए गए। आगे चलते हैं, नई व्यापार नीति। अब नई व्यापार नीति में सरकार ने क्या किया? न्यू ट्रेड पॉलिसी। सरकार के द्वारा इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सरकार ने नई जो व्यापार नीति लागू की, तो इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस आयात निर्यात नीति की घोषणा जो सरकार ने करी 1991 में, तो इस आयात निर्यात नीति में क्या क्या सरकार ने घोषणाएं करी या क्या उसका उद्देश्य रहा? तो सबसे पहला उसका उद्देश्य कि आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध न्यूनतम प्रतिबंध हो, कम से कम प्रतिबंध लगाया जाए आयात निर्यात पर। दूसरा, उन्हें अधिक स्वतंत्रता दी जाए, कम से कम प्रशासनिक नियंत्रण लगाया जाए। ये आयात निर्यात नीति का उद्देश्य था। अब इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया? सरकार ने आयात निर्यात निषिद्ध सूचियों में बड़ी मात्रा में कटौती कर दी गई। सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, कौन सी वस्तुओं का आयात करना चाहिए और कौन सी वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, सरकार इसकी लिस्ट बनाती है। और ऐसी लिस्ट जिनमें वस्तुओं को निषिद्ध किया गया हो कि इन वस्तुओं का हम आयात नहीं कर सकते, इन वस्तुओं का हम निर्यात नहीं कर सकते हैं, उन वस्तुओं की सूची को में कटौती की गई, मतलब कम से कम किया गया। मतलब उस आयात निर्यात में जो निषिद्ध किया गया था वस्तुओं को, मतलब जिन पर रोक लगाई गई थी, उस रोक में कटौती की गई, मतलब उसकी लिस्ट को छोटी किया गया और वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्रता पूर्वक आयात निर्यात करना संभव हो गया। निषिद्ध सूचियों में कटौती की गई, पहला बात हो गई। दूसरी, नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली की जगह सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली लागू की गई। हम एक ही पॉइंट में लिखना चाहे तो नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली की जगह सरकार ने उदारीकरण विनिमय दर प्रणाली लागू की गई। तीसरा पॉइंट, सीमा शुल्क की संरचना में परिवर्तन करते हुए गैर कृषि उत्पादों के लिए सीमा शुल्क की उच्चतम दर को क्रमशः घटाकर 10% कर दिया गया। कि जो सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा लगाया जाता था गैर कृषि उत्पादों के ऊपर, तो उन पर जो शुल्क है सीमा शुल्क उसको 10% तक कम कर दिया गया। तो ये 3 पॉइंट ये व्यापार नीति के अंतर्गत अभी हमने देखे। चलिए, और भी है, विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना की गई। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र जिसको बोलते हैं सेस, चीन मॉडल का अनुसरण करते हुए यह क्षेत्र स्थापित किए गए। इनका उद्देश्य क्या था? ये सेज का उद्देश्य क्या है या विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों का उद्देश्य क्या है? निर्यातित वस्तुओं के लिए निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना। जो वस्तुएं निर्यात करना है उनके लिए निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण इनके लिए तैयार करना। कि जितनी भी वस्तुएं हमारे देश से निर्यात होती है उनके रास्ते में जितनी भी बाधाएं आने वाली है उन सारी बाधाओं को दूर किया जाए। तो ये बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना की। कि वो जो परिक्षेत्र है वो यही काम करता है कि जितनी भी वस्तुएं हमारे देश से निर्यात होती है उनके लिए बाधा रहित मार्ग बनाया जाए, वातावरण उपलब्ध कराया जाए। और ऐसे वातावरण को, बाधा रहित वातावरण को ही विशेष आर्थिक परिक्षेत्र घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश से जितना निर्यात होगा उतने हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। और भी उसके लिए सरकार ने क्या किया? विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया? निर्यात गृह बनाए, निर्यात व्यापार गृह, स्टार्ट ट्रेडिंग गृह योजना प्रारंभ की गई, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना प्रारंभ की गई। ये सारी स्कीम्स सरकार के द्वारा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई। चलिए, 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट आ रहा है हमारा पूंजी बाजार में सुधार। पूंजी बाजार, जिस प्रकार से वस्तुओं की खरीदी बिक्री होती है बाजार में, उसी प्रकार से
पूंजी भी खरीदी जाती है और बेची जाती है। लोग इन पूंजी बाजार में अपनी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें पूंजी जो उद्योग हैं, ये उद्योग इंडस्ट्री जो होती है, ये इनको पूंजी कहाँ से मिलती है? पूंजी बाजार से मिलती है। तो पूंजी बाजार में सुधार किया गया है सरकार के द्वारा। तो उसके लिए सरकार ने एक संस्था बना दी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। एक ऐसी संस्था ही बना दी, किसके लिए? पूंजी बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए। भाई पूंजी बाजार मतलब जहाँ पर पूंजी खरीदी जाती है और बेची जाती है, तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के द्वारा एक संस्था बना दी गई, जिसका नाम क्या है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, एक वैधानिक संस्था। अधिक से अधिक विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश करने की छूट प्रदान कर दी गई, कि जितने भी विदेशी निवेश करता है भारत के पूंजी बाजार में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए, तो ये किसके अंतर्गत? पूंजी बाजार के अंतर्गत ये कदम उठाए गए। ऋण पत्रों एवं कर मुक्त बॉन्ड्स को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के ब्याज पर लगी रोक को हटा दिया गया। किस पर? जो ब्याज नहीं दिया जाएगा, उस रोक को हटा दिया गया। अब बाजार शक्तियाँ इन प्रतिभूतियों के ब्याज की दर का निर्धारण करती है। अब ब्याज कौन तय करता है? वह बाजार की शक्तियाँ तय करती है। मार्केट में उसकी क्या मांग है, उसके आधार पर ब्याज तय होता है इन प्रतिभूतियों के ऊपर। पूंजी निर्गमन नियंत्रण के कार्यालय को समाप्त कर दिया गया। फिर अंशों के स्वतंत्र मूल्य निर्धारण को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ये सारे कदम किसके अंतर्गत उठाए गए? पूंजी बाजार में सुधार के कदम उठाए गए। तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर राजकोषीय नीति में सुधार किया गया। सन 1990-91 में संघीय सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.4% तक पहुंच गया था, कि भारत के अंदर जितना सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका जो राजकोषीय घाटा है 9.4% इतना घाटा हो गया था। राजकोषीय घाटा हमने पहले देखा था। राजकोषीय घाटा मतलब कि सरकार की जितनी इनकम होती है उस पर व्ययों की अधिकता जो होती है वो राजकोषीय घाटा होता है। अतः आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उसे 5% तक लाना आवश्यक समझा गया, कि राजकोषीय घाटे को 5% तक लाया जाए। अतः सरकार ने सार्वजनिक व्ययों को सख्ती से नियंत्रित करने एवं गैर कर आगम को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए गए। सरकार ने क्या कदम उठाया कि जितने भी सरकार के जो सार्वजनिक व्यय हैं, सरकार के जो सरकारी खर्चे जितने होते हैं उनको कम से कम किया जाए, और सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए गैर कर आगम को बढ़ाया जाए, टैक्स को बढ़ाया जाए। गैर कर आगम मतलब सरकार को एक तो टैक्स से इनकम होती है, और दूसरी जो इनकम होती है वो टैक्स के अलावा और कौन कौन से स्रोत से सरकार को इनकम होती है। तो टैक्स के अलावा भी ऐसे स्रोत बनाए जाए जिससे सरकार की आय बढ़े, और सरकार के जो सरकारी व्यय हैं उनको कम किया जाए। इसके अंतर्गत ये कदम उठाए गए। और भी है, नए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कमी करके इन्हें अधिक व्यवहारिक बनाया गया। ये प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष कर हमें मालूम है वो होता है इनकम टैक्स, आयकर, जो करदाता पर डायरेक्ट लगाया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे हमारे देश में उस समय लगते थे। 1991 में अप्रत्यक्ष कर, अब तो एक ही कर लगता है जीएसटी, लेकिन उस समय बहुत सारे कर लगाए जाते थे। जैसे हमारे मध्य प्रदेश हम वेट बोलते हैं, फिर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, ऐसे बहुत सारे कर लगाए जाते थे। तो उनमें भी सरकार ने उनको अधिक व्यवहारिक बनाया गया। अप्रत्यक्ष करों में कटौतियों के परिणाम स्वरूप विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात को सरल बनाकर उदारीकरण के प्रयास को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया, कि विदेशी प्रौद्योगिकी, विदेशी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए
तो उदारीकरण के अंतर्गत उन्हें भारत में लाने का प्रयास किया गया। संपूर्ण देश में बिक्री कर की एक समान दर लागू करने का निर्णय लिया गया कि जो विक्रय कर जो लगता है, सेल टैक्स जो लगता है, संपूर्ण देश में एक ही प्रकार से लगाया जाए, इसका भी प्रयास किया गया, इसमें सुधार किया गया, इसका निर्णय लिया गया। और इसी के साथ सभी राज्यों में जीएसटी लागू करने का भी निर्णय लिया गया। तो जीएसटी भी लागू हुई। उसके बाद अब लागू हुई हमारे देश में 1991 में जो निर्णय लिया गया था वो अभी हमारे पिछले 2 सालों से हमने देखा कि हमारे देश में जीएसटी लागू हुई है। ठीक है, तो ये राजकोषीय नीति में सरकार के द्वारा सुधार किए गए थे। मौद्रिक सुधार, मौद्रिक सुधारों के अंतर्गत जो बैंकें हैं, नई आर्थिक नीति में निर्णय लिया गया कि सरकार कीमतों में वृद्धि के दबावों को कम करे तथा प्रतिकूल भुगतान संतुलन की दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति अपनाई गई। मतलब सरकार ने क्या किया, जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनको पूंजी जुटाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया कि वह अपनी पूंजी का आधार बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में जाने के लिए उन्हें छूट दे दी गई कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं अपनी पूंजी जुटाने के लिए वह पूंजी बाजार में जा सकती है, इसकी सरकार ने उन्हें छूट दे दी गई। सरकार की नई नीति के तहत अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की 49% तक की इक्विटी निजी क्षेत्र द्वारा धारण की जा सकती है। किस प्रकार से कंपनियों के शेयर बेचे जाते हैं, इसी प्रकार से इन बैंकों के भी शेयर बेचे जाते हैं और लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं। और सरकार की नई नीति के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के 49% तक के जो शेयर हैं वो प्राइवेट लोगों के द्वारा, निजी क्षेत्र के द्वारा खरीदे जा सकते। 49%। क्यों? क्योंकि यदि इससे ज़्यादा होंगे तो उस बैंक के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, किसका हो जाएगा, निजी हाथों का नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी 51% शेयर अपने पास रखती है और 49% शेयर बेच देती है। चलिए, कीमत नीति। कीमत नीति क्या होती है? कीमत मतलब प्राइस पॉलिसी। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने अनुदानों को कम कर दिया गया। अनुदान, सरकार जितनी भी सब्सिडी देती है, हम देखते हैं ना बहुत सारी सरकार अपनी योजनाओं में सब्सिडी देती है कि 1 लाख का कोई काम है तो आप 50,000 रुपये दीजिए और 50,000 सरकार सब्सिडी देगी। तो ये जो सब्सिडी है, अनुदान है, उनको सरकार के द्वारा कम किया गया और कीमत ढांचे को अधिक लोचशील बनाने का निर्णय लिया गया। सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस, उर्वरक आदि की कीमतों में वृद्धि की गई और नई आर्थिक नीति के तहत सार्वजनिक उद्यमों को बाजार शक्तियों के अनुसार अपनी वस्तुओं की कीमत निर्धारण करने की स्वतंत्रता दे दी गई। जैसे अब आजकल हम देखते हैं ना कि पेट्रोल का बाज़ार ये मार्केट में तय होता है, तो ये सरकार ने वस्तुओं की कीमत निर्धारण करने की स्वतंत्रता देगी। बाजार की शक्तियों को इसकी वैल्यू तय करने की स्वतंत्रता दे दी गई कि बाजार की शक्तियाँ इनकी वैल्यू तय करेगी। तो इस प्रकार से ये सारे जो कदम हैं, हमने जो 3 कदम जो पढ़े थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वो तीनों का जो सार था, ये 6 पॉइंट है उसका सार। सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए वो हैं। तो कभी प्रश्न आता है कि सरकार के द्वारा कौन कौन से आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, तो ये 6 पॉइंट्स लिखेंगे। यदि प्रश्न आता है उदारीकरण को समझाइए, वो तो उदारीकरण का लिखेंगे। यदि निजीकरण का आता है तो निजीकरण लिखेंगे। वैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसी में से एक प्रश्न हमारा आता ही है। ठीक है, तो यहाँ आज तक हमने अभी ये पढ़ लिया है। आगे हम विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि विमुद्रीकरण क्या होता है। तो कल हम एक अगले वीडियो में विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों पॉइंट्स के अर्थ को समझे और इनके अंतर्गत क्या क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए गए। वैसे तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि हम एक भी चीज़ को अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो बाकी चीज़ों को हम आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से तैयार करें कि उदारीकरण किसे कहते हैं, निजीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।